नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 88वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम 7वीं अनुसूची के बारे में अध्ययन करेंगे। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि हमारे देश में जो कार्य किए जाते हैं उनके विभाजन की बात की गई है। और 7वीं अनुसूची में हम देख सकते हैं कि केंद्र, राज्य व समवर्ती सूची 3 प्रकार की सूचियां रखी गई हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि जो केंद्र की सूची होती है उसमें जो शक्तियां होती हैं केंद्र को दी जाती हैं, कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो केंद्र को दी जाती हैं, कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो राज्य को दी जाती हैं। और समवर्ती सूची में हम देख सकते हैं कि ऐसी शक्तियां होती हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र व राज्य दोनों को होती है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे 7वीं अनुसूची के बारे में और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं उनको भी हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ऐसे फैक्ट डिस्कस करेंगे जिनसे कि प्रश्न हमेशा से भी बनते आ रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची, इसमें आपको याद होना चाहिए कि संविधान में शक्तियों के बंटवारे की बात 7वीं अनुसूची में की गई है। हमारी सूची अनुसूचियों की संख्या है 12, जो कि आपको याद रखनी है। और अनुसूची वाले लेक्चर में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सारी जो अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी और ट्रैक के माध्यम से हमने उनको बताने का प्रयास किया है। तो आगे आप जो अनुसूची वाला लेक्चर है उसको देख सकते हैं। 7वीं अनुसूची महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें शक्तियों का पृथक्करण यानी शक्तियों को किस प्रकार से वितरित किया गया है उसके बारे में जानकारी दी गई है। इस व्याख्यान में हम इसी सब के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इसमें शक्तियों को बंटवारा क्या किया गया है, 3 स्तरों पर किया गया है। पहली सूची केंद्रीय सूची कहलाती है, दूसरी राज्य की सूची, तीसरी समवर्ती सूची कहलाती है। तो हमने यहाँ पर समझा कि जो केंद्र की सूची होती है इसमें केंद्र के विषयों पर केंद्र अपने स्वयं के कानून बनाता है। दूसरी सूची होती है राज्य सूची, तो राज्य से संबंधित जो भी बातें होती हैं यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं वह राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। और तीसरी जो अनुसूची है समवर्ती सूची, इसमें केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाते हैं। आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि कार्यकारी स्थितियों के आधार पर इनकी किस प्रकार से इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है। इसमें आप देखिए कि शक्तियों के बंटवारे को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। और हम देख सकते हैं कि जिसमें जो संघ सूची आती है इसमें 100 विषय रखे गए हैं। ऐसे विषय हैं जो संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं जिन पर कानून बनाने या अप्लाई करने की शक्ति किसके पास होती है, संघीय सूची के पास होती है। यह हमेशा से 100 नहीं थे, इसमें पहले 97 विषय आया करते थे और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 100। अब हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 सब्जेक्ट हैं, यानी 61 विषयों पर यह कानून बना सकते हैं। लेकिन पूर्व में यह 66 हुआ करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो 5 विषय है वह कहाँ गए। तो हम देख सकते हैं कि समवर्ती सूची में इन 5 विषयों को रखा गया। नीचे हम देखते हैं समवर्ती सूची के बारे में। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं और पहले इसमें 47 विषय हुआ करते थे। राज्य की सूची से ही निकालकर समवर्ती सूची में इनको रख दिया गया। अब थोड़ी सी स्टोरी आप जान लीजिए। समय था 1976 का, जिस समय पर 1975 से लेकर 1977 तक इमरजेंसी का ड्यूरेशन चल रहा था। इसमें आप देख सकते हैं कि केंद्र में सत्ता हुआ करती थी कांग्रेस की, प्रधानमंत्री जी हुआ करती थी इंदिरा गांधी। ज़्यादा से ज़्यादा बातों को इनके द्वारा मनवाया जा रहा था। हम देख सकते हैं कि आपातकाल की स्थिति है वह इसीलिए पैदा की गई थी ताकि केंद्र के पास उचित शक्तियाँ हो और उन शक्तियों का यह प्रयोग कर सकें और राज्यों को टैकल कर सकें। तो हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे विषय हुआ करते थे जो राज्य के संबंधित थे और इनके द्वारा क्या किया गया, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में निकल कर आया। इसी संशोधन के तहत जो 5 सूचियां यहाँ पर हुआ करती थी, यहाँ पर राज्य सूची के अंतर्गत आया करती थी, उनको निकालकर कहाँ पर रख दिया गया, समवर्ती सूची के अंतर्गत रख दिया गया। और आप सोच रहे होंगे कि इसको फिर से क्यों नहीं बदला गया, यानी 42वें संविधान संशोधन में जो भी गलतियां की गई थी वह 44वें संविधान संशोधन 1978 में सुधार दी गई थी, इसको क्यों नहीं सुधारा गया। कुछ बातें ऐसी थी जो कि सकारात्मक रूप से अच्छी थी। यानी हम देख सकते हैं कि अब जो पार्टी इसके बाद सत्ता में आती गई तो उनके लिए भी इस चीज़ की महत्वता खली और उनके द्वारा भी राज्यों को टैकल किया गया। यानी हम देख सकते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर गिरती है 78 में और दूसरी सरकार आती है तो वह भी अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोच रही थी। 78 में जब सरकार निकल कर आई और 44वां संविधान संशोधन किया गया
तब इस संशोधन को फिर से परिवर्तित नहीं किया गया, यानी इसे गलती नहीं माना गया और यह एक सकारात्मक बात के रूप में इसको लिया गया। यह संशोधन आपातकाल के समय राज्यों को अधीन लाने के लिए किए गए थे, जो कि आपको याद रखनी है। अब आगे देख सकते हैं विषयों का स्थानांतरण। विषयों का स्थानांतरण किस प्रकार से हुआ? 42वें संविधान संशोधन में हमने देखा कि 5 विषय ऐसे हुआ करते थे जो राज्य सूची के अंतर्गत आया करते थे। इनको कहाँ पर? केंद्र सूची के अंतर्गत नहीं, समवर्ती सूची के अंतर्गत ला दिया गया। इसमें हम देख सकते हैं केंद्र व राज्य दोनों को यहाँ पर कानून बनाने की शक्ति होती है और यहाँ पर यदि केंद्र अकेला चाहे तो वही यहाँ पर कानून बना सकता है और महत्वता होती है वह ज़्यादातर किसको? केंद्र को दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसमें केंद्र की ज़्यादा हस्तक्षेप होता है। और हम देख सकते हैं ऐसे जो 5 विषय थे यह कौन कौन से थे जिनको क्या किया था, जो कि केंद्र हुआ करता था उसको समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया। शिक्षा एक ऐसा विषय हुआ करता था जो कि राज्य के अंतर्गत आता था। अब हम देख सकते हैं उसको कहाँ पर? केंद्र के अंतर्गत ला दिया, समवर्ती सूची के अंतर्गत ला दिया गया। वन से संबंधित अधिकार राज्यों के पास हुआ करते थे, वह भी किसके पास आ गए? समवर्ती सूची में आ गए। बाट जो आप देख सकते हैं जिससे आप माप तौल करते हैं, मापन यंत्र, इस सब की जो बात है वह भी राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, जो कि केंद्र के अंतर्गत ला दी गई। वन्य जीव तथा पक्षी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में निकल कर आया, तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं 1976 में इसको यहाँ पर रख दिया गया था, यानी वन्य जीव व पक्षी भी इसी के अंतर्गत आते थे। यह विषय भी कहाँ पर लाया गया? यह समवर्ती सूची के अंतर्गत ला दिया गया। न्याय प्रशासन संबंधी शक्तियाँ भी किसके पास आ गई? अब हम देख सकते हैं समवर्ती सूची के पास आ गई। अब हम थोड़ी सी एक बात और देखते हैं। अब अवशिष्ट शक्तियाँ बचती हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि नया कोई बिल आता है, यानी हम देख सकते हैं कि आधार बिल निकल कर आया और आधार की अब थोड़ी सी स्टार्टिंग में इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि यह केंद्र के पास होना चाहिए या राज्य के पास होना चाहिए। तो अपशिष्ट शक्तियों के बारे में हम देख सकते हैं कि यह जो होती हैं वह अपशिष्ट शक्तियाँ कहलाती हैं। अपशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? हमारे यहाँ पर संसद के पास होती है। और ऐसा नहीं है कि सभी देशों की संसद के पास इस प्रकार की शक्ति होती है। अमेरिका, जो कि हम देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी माना जाता है, लोकतंत्र माना जाता है, तो उस पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अपशिष्ट शक्तियों का प्रावधान राज्यों के पास होते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ के राज्य देश के बराबर एक क्षमता रखते हैं। हम देख सकते हैं यह इनके राज्यों को फेडरल कहा जाता है। और हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर राज्यों के संघ को यूनिटरी कहा जाता है, यानी यूनियन कहा जाता है। तो यहाँ पर राज्यों के पास ऐसी शक्तियाँ हैं। कनाडा के मॉडल को भारत के द्वारा स्वीकार किया गया, क्योंकि कनाडा में इसी प्रकार के प्रावधान हैं जिस प्रकार के प्रावधान आज भारत में मौजूद हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें जो शक्तियाँ होती हैं वह केंद्र के पास होती हैं। 1935 में हम देखें कि किस प्रकार का मॉडल इनके प्रति हुआ करता था भारत में हम देख सकते हैं कि 3 स्तर पर इनको बांट दिया गया था, यानी इनका इतिहास भारत के आज़ाद होने से पहले का है। तो हम देख सकते हैं कि यह संघीय स्तर पर एक सूची हुआ करती थी जिसमें संघ अपने शक्तियाँ होती थी, यहाँ पर वह कानून बनाया करता था। प्रोविंस स्तर पर, यानी जो आज के राज्य होते हैं उसी प्रकार उस समय पर प्रोविंस हुआ करती हैं। और समवर्ती सूची में हम देख सकते हैं कि एक समवर्ती सूची थी जिसमें संघीय व प्रोविंस दोनों हुआ करते थे। अब अपशिष्ट शक्तियाँ यानी कानून, तो जब से यह एक्ट पारित हुए 1973 यानी 1773 से निकल कर आए थे, तो हम देख सकते हैं नए नए जो कानून आते थे उससे संबंधित अपशिष्ट शक्तियाँ हुआ करती थी। तो यह शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी। तो यह बात भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। आगे देख सकते हैं सूचियाँ तथा इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख विषय। अब हम देख सकते हैं कि संघीय सूची के अंतर्गत ऐसे कौन से प्रमुख विषय आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत ऐसे कौन से विषय आते हैं, जो कि आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे तो इससे रिलेटेड भी बाकी जो यहाँ पर विषय हैं वह भी आपको समझाए। जो बड़े बड़े विषय हैं वह संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं। संघीय सूची यानी केंद्र की सूची। इसमें हम देख सकते हैं कि रक्षा है, जैसे कि हमारी आर्मी हुई, नेवी हुई, और वायुसेना, जल सेना, थल सेना, यह सब किसके अंतर्गत आती हैं? संघीय सूची के अंतर्गत आती हैं। बैंक भी इसी के अंतर्गत आते हैं। मुद्रा की बात होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी अभी क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था। तो मुद्रा का जो कार्य किया गया था वह केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। विदेशी समझौतों की बात करें तो विदेशी
समझौते में आपने देखा हुआ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो कि बहुत ही चर्चित हैं, एस जयशंकर जी, जो कि हम देख सकते हैं विदेशी संबंधों से रिलेटेड कार्य किया करते हैं। तो इस प्रकार के मामले भी किसके अंतर्गत आते हैं, संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं। संचार का क्षेत्र भी कहाँ पर आता है, कम्युनिकेशन जिसे कहा जाता है, संघीय सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची की बात करें तो पुलिस हो गई, राज्य की पुलिस आपने देखी होगी, जैसे कि यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। तो इस प्रकार से राज्य के अंतर्गत अपनी पुलिस रखने का अधिकार होता है। और दिल्ली में बार बार अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा बोला जाता है कि पुलिस को हमारे अंतर्गत लाइए या राज्य के अंतर्गत होना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, और कृषि और सिंचाई, इरिगेशन और एग्रीकल्चर, यह सब किसके अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, व्यापार, विवाह, प्रॉपर्टी जैसे मुद्दे आते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि व्यापार यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। तो हम देख सकते हैं जब अंतर्राजकीय व्यापार की बात होती है तो वह किसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत। जबकि अंतर्राजकीय यानी राज्य के अंदर का जो विषय है वहाँ पर व्यापार होता है तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और इंट्रा स्टेट की बात होती है यानी राज्य से बाहर की बात, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार की बात होती है तो वह कहाँ पर आ जाता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार आपने सातवें शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों को प्राप्त किया। इनसे ही संबंधित आपके प्रश्न बन जाते हैं। अपशिष्ट शक्तियों को समझने का प्रयास किया, विषयों का स्थानांतरण किस प्रकार से हुआ, कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा तथा 7वीं अनुसूची के बारे में प्रमुख जानकारियां समझने का प्रयास किया। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी गाइड बाय मनी पांडे से और करते रहें अपना अध्ययन। पॉलिटी के 28 व्याख्यान आपके सामने आ चुके हैं। हिस्ट्री आपको पूरी कवर करा दी गई है। आप जाकर जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखिए, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।